चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मतलब एक्सेल के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आज फॉर्मूला एंड फंक्शन के बारे में। तो एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं जैसे फॉर्मूला और फंक्शन क्या होता है। जो फॉर्मूला होता है या फंक्शन होता है वो क्या करता है, किसी अदर सेल की वैल्यू, मतलब वैल्यू है जो अदर सेल की होती है उसको रेफर करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ हम कोई वैल्यू लिखते हैं और यहाँ हम लिखते हैं 25, और अगर हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो वो दोनों सेल की वैल्यू को रेफर करेगा। यहाँ सेम एस हम देख सकते हैं फॉर्मूला और फंक्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है एक्सेल में। बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनका कैलकुलेशन करना जरूरी होता है, तो इसमें हम हमारी इच्छा अनुसार फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, और कुछ एक्सेल में इनबिल्ट भी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फंक्शंस। तो दोनों ही चीज़ों के द्वारा हम बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन से रिलेटेड उनको सॉल्व कर सकते हैं एक्सेल के अंतर्गत। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले आप क्या करिए, सेलेक्ट करना है सेल को। जैसे मान लीजिए हम किस सेल में लगाना चाहते हैं यहाँ, तो यहाँ इस सेल को हमने क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। अब सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, इक्वल साइन लगाना। तो आपको याद रखना होगा कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला बिना इक्वल के स्टार्ट नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, इक्वल का साइन। उसके बाद आपको एड्रेस को सिलेक्ट करना है। एड्रेस को सिलेक्ट करना है यानी कि ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस। तो एड्रेस कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे हम जैसे एस नज़र आ रहा है हमको, मतलब हम कॉलम कौन से नंबर पे चल रहा है, एस। और यहाँ आप कौन से सेल में हो, जैसे मान लीजिए ये वाला 25 हमको देखना, तो ये वाला 25 आपको मिलेगा कहाँ पे, 7 नंबर पे। और उसके बाद नेक्स्ट जो मिलेगा 8 नंबर पे। तो S8 और S9, मतलब S7 और S8 दोनों बन जाएंगे एड्रेस। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारी इच्छा अनुसार हम लगाना, तो यहाँ इक्वल साइन लगाए हमने और S7 लिखे, देखिए सेलेक्ट हो गया। और हमको परफॉर्म करना है प्लस, मतलब एडिशन करना है, तो आप प्लस का निशान लगा दीजिए। और सेकंड नंबर पे क्या लिखना है आपको, S8 लिखना है। तो ये देखिए ये नॉर्मल हम क्या कर सकते हैं, और उसके बाद हम एंटर कर सकते हैं। एंटर जैसे ही करोगे तो ये प्लस आ गया है। आप सिंपल सी बात, इसी प्रकार ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है। तो ज़्यादा वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे 30 लिखे और यहाँ लिखे आपने 40, और इसको फिर से प्लस करना है। तो आप दो एड्रेस तो लिख चुके थे, फिर से आप प्लस करके क्या कर सकते हैं, तीसरा एड्रेस लिखेंगे। तीसरा एड्रेस कौन सा है, S9 है। उसके बाद आप चौथा एड्रेस लिख सकते हैं, S10 है। तो आप इस प्रकार से मल्टीपल प्लस भी कर सकते हैं। हालांकि ये जो सिस्टम है ये बहुत जो है कम वैल्यू के लिए ठीक है, परंतु अगर ज़्यादा वैल्यू को हमको एडिशन करना तो ये सिस्टम तो क्या हो जा रहा है, ये कठिन हो जा रहा है, मतलब ये लॉन्ग मेथड हो जा रही है एक तरीके से। तो इसी को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला के बजाय क्या यूज़ किया जाता है, फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो फंक्शन और फॉर्मूला सेम वर्क करते हैं, हालांकि बने बनाए कुछ रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एडिशन के लिए हम सम यूज़ करेंगे, तो सम क्या करेगा, जितनी भी वैल्यू उसके अंदर मतलब एड्रेस दिया जाएगा वो उन सबका टोटल निकाल कर ला देगा। उसके अलावा हम देख सकते हैं मैक्स लेता होता है, काउंट होता है, एवरेज होता है। बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो बनी बनाए, मतलब उनके अंदर कोडिंग ऐसी की गई है कि वो जिस भी एड्रेस को उसके अंतर्गत अप्लाई किया जाएगा वो ऑटोमेटिक उसमें क्या कर लेंगे, उसका टोटल निकाल लेंगे, बड़ी संख्या निकाल के दे देंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे देखिए जो सेल होता है हमने उसको सेलेक्ट करे, उसके बाद उसके एड्रेस को वहाँ लिखे, और लिखने के बाद क्या करें हमने, जैसे माइनस करना, तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए हम नीचे देख सकते हैं, ये देखिए हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ये जो है एड्रेस, मतलब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको लिखकर इस प्रकार से और एंटर प्रेस कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ प्रेस किए, आंसर हमारा आ गया। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, नीचे आप देखिए जो फॉर्मूला होता है वो कहाँ दिखता है, फॉर्मूला बार में। अब फॉर्मूला बार अगर नहीं दिख रहा था आपको लाने के लिए बताया गया था, देखिए व्यू के अंतर्गत आप देख सकते हैं फॉर्मूला दिख रहा है। फॉर्मूला को अगर हम टिक मार्क हटा दें तो ये हट जाता है। उसके बाद जो भी वैल्यू हमारी लगाई जाती है, जैसे मान लो हमने यहाँ लगाए इक्वल और यहाँ लगाया हमने सम। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ लिखिए इक्वल सम लिखिए हमने, ब्रैकेट स्टार्ट किए ये, और उसके अंदर हमने सेल एड्रेस दे दी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ब्रैकेट को ऑफ कर दिए। अब यहाँ जीरो आ जरूर रहा, तो जीरो दिखना चाहिए, यहाँ पे जीरो नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आपका सेल एड्रेस, मतलब जो फॉर्मूला लगाया गया है या फंक्शन लगाया गया है उसका नाम वहाँ दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सी बात, यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्मूला को। उसके बाद जो फॉर्मूला होता है वो किस प्रकार एंटर किया जाता है हमने अभी और देखे हैं फिर से। जैसे हम मान लो ये रेंज लिखी हमने, ये देखिए ये मैं रेंज लिख देता हूँ। रेंज का मतलब क्या होता है, एक साथ ढेर सारे जो सेल एड्रेस होते हैं उनको हम रेंज बोलते हैं। जैसे हम इक्वल का साइन लगाए और सम लिखे, सम लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट किए, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्सर को रखना है, मतलब माउस को सेलेक्ट करना है और यहाँ तक लेके आना है।
अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, S53 यहाँ ले रहा है वो, और बीच में लास्ट वाला सेल का एड्रेस ले रहा है। मतलब आपके पास में 100 सेल भी है और 100 सेल का आपको टोटल करना, सिर्फ आपको फर्स्ट सेल एड्रेस लिखना पड़ेगा और सेकंड फर्स्ट लिखना पड़ेगा और लास्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो राइट ब्रैकेट होता है, लेफ्ट और राइट दोनों को बंद करना है और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस जैसे ही करोगे आप तो क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला और फंक्शन को यहाँ उपयोग कर सकते हैं आसानी से। तो एक्सेल के अंतर्गत बहुत सारे प्रकार के कैटेगरी वाइज फॉर्मूले फंक्शन दिए रहते हैं, तो उनका हम अलग अलग जो है हर एक वीडियो में अलग अलग कैटेगरी को यहाँ अच्छे से डिफाइन करेंगे फुल प्रैक्टिकल के साथ। तो हम एक नज़र देख लेते हैं कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए, ये मेरे द्वारा बनाकर यहाँ रख दिया गया है। तो आप यहाँ कैटेगरी देख सकते हैं, फंक्शन का नाम दे सकते हैं, उसकी डेफिनेशन है, सिंटैक्स है, और हम एग्जांपल के तौर पर उसको प्रयोग करके देखेंगे। तो कैटेगरी में हम देखते हैं मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित कुछ फंक्शंस होते हैं। उसके अलावा हम देख सकते हैं सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिकल से संबंधित कुछ फंक्शन होते हैं, लॉजिकल से संबंधित कुछ फंक्शन होते हैं, डेट एंड टाइम से रिलेटेड होते हैं, टैक्स से रिलेटेड होते हैं और फाइनेंशियल से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम देखते हैं सम होता है, एबीएस होता है, इवन होता है, ऑड होता है, इंट होता है, एलसीएम जो आप लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं उससे संबंधित यहाँ फंक्शन होता है, मोड होता है, एमओडी वाला यानी कि रिमाइंडर वाला होता है, प्रोडक्ट होता है, रोमन, उसके अलावा स्क्वायर्टी होता है और पावर होता है। ये सब हो गए मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री। अब देखते हैं हम स्टैटिस्टिकल के अंतर्गत। तो यहाँ आप देख सकते हैं एवरेज होता है, काउंट होता है, मैक्स होता है, मिन, मोड, रैंक, ये टोटल मिलाकर किसके अंतर्गत होगा, सांख्यिकी से रिलेटेड होगा। उसके अलावा हम लॉजिकल से संबंधित यदि बात करें तो इफ होता है, एंड होता है, और होता है और नॉट होता है। ये चार फंक्शन किससे संबंधित होगा, लॉजिकल से संबंधित। उसके बाद हम डेट एंड टाइम से रिलेटेड भी देख सकते हैं, टुडे है, डे है, मंथ है, ईयर है, डेट है। उसके बाद नाउ हम देख सकते हैं आवर, मिनट, सेकंड और टाइम। ये सारी चीज़ें किससे संबंधित हो गई, डेट एंड टाइम से। अब टैक्स से संबंधित भी कुछ फंक्शंस है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ लोअर है, अपर है, केयर है, कोड है, मिड है, राइट है, और ये कॉन्केटिनेट, और उसके बाद है लेन यानी कि लेंथ निकालना। और फाइनेंशियल से रिलेटेड भी कुछ है, तो जैसे पहला हम देखें तो डीबी है। उसके बाद देख सकते हैं एफवी यानी कि फ्यूचर वैल्यू, और पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, और पीएमटी मतलब जो पर मंथ जो इंस्टॉलमेंट होती है हमारी, उसको सबको हम निकालना देखेंगे। तो आपने सारे ये कैटेगरी वाइज यहाँ देख लिए हैं फंक्शन को। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे जो फंक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमने देख लिए। यहाँ उनके डेफिनेशन से संबंधित और सिंटैक्स और विद एग्जांपल सारी चीज़ें यहाँ हल करके देखते चलेंगे। यहाँ देखेंगे हम फर्स्ट कैटेगरी देखेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी आपके सामने नजर आ रही है मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शन। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है यहाँ सम होता है। अब सम होता क्या है, सम फंक्शन जो होता है मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शन हमको पता है। ये जो फंक्शन है ये वैल्यू को ऐड करता है। अब कैसे ऐड कर सकता है, इंडिविजुअल सेल हो सकता है, इंडिविजुअल वैल्यू हो सकती हैं, सेल का रेफरेंस हो सकता है, मतलब कोई सेल का एड्रेस हो सकता है, कंप्लीट जो सेल होता है उनके एड्रेस को हम रेंज बोलते हैं, उनकी रेंज हो सकती है, या फिर इन तीनों का मिश्रण हो सकता है। तो तीनों के माध्यम से हम यहाँ क्या करते हैं, सम निकालने की कोशिश करेंगे। तो सम कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए हम जो है यहाँ पे इन सभी वैल्यू का, जैसे यहाँ हमारे पास में 6-7 वैल्यू यहाँ दी गई है, तो इन सभी वैल्यू का यहाँ टोटल निकालना चाहते हैं। तो आपको करना क्या होगा, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ खाली सेल दिखा, तो मैंने बताया था सेल में आपको कर्सर रखना है और साथ में इक्वल साइन लगाना है। इक्वल साइन आप जैसे लगाओगे तो आप जिस फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं उसका नाम लिखोगे। जैसे हमने लिखे सम, और सम लगाने के बाद आपको लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, चलो पहले सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सम जैसे हमने लिखे तो हमारे सामने नंबर 1 नंबर 2 ऐसा लिखा आता है। तो फर्स्ट नंबर जो होता है, जैसे हमारे पास में यहाँ कितनी वैल्यू लिखी हुई है, 6 वैल्यू लिखी। 6 वैल्यू का अगर हम टोटल करना चाहते हैं तो पहली वैल्यू का ना यहाँ एड्रेस देंगे, मतलब सेल एड्रेस। नंबर 1 का मतलब होता है एड्रेस को दर्शाता है। जैसे एड्रेस कैसे निकालेंगे, ये जो है हमारा बी नंबर का कॉलम है और यहाँ हमारा 6 नंबर से स्टार्ट हुआ लिखना, तो इसको मिलाकर बना दिया जाएगा B6, उसके बाद B7, इस प्रकार से हम लिखेंगे। परंतु हम सम में सिर्फ क्या लिखते हैं, आपको पता होगा, यहाँ हम सम में सिर्फ क्या लिखते हैं, फर्स्ट सेल एड्रेस और लास्ट सेल एड्रेस। तो किस प्रकार करते हैं इसका प्रयोग, इक्वल लगाएंगे, सम लेफ्ट ब्रैकेट और फर्स्ट सेल एड्रेस आपको पता है B कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये देखिए ये B6 से स्टार्ट हुआ है, तो हमारे सामने आ गया। और लास्ट सेल एड्रेस हम देते हैं लास्ट, आप रेगुलर भी दे सकते हैं परंतु लॉन्ग मेथड हो जाएगी। तो लास्ट सेल एड्रेस कौन सा देंगे, B ये वाला। तो हम बीच में कौन सा साइन यूज करते हैं, डबल
जो है आपका डबल डॉट यानी कि जो कॉलन होता है, रेशो का निशान जिसे हम बोलते हैं, उसको लगाएंगे और लास्ट वाले सेल का एड्रेस देंगे। ये देखिए, तो हमने यहाँ क्या दे दिए, B11 और ब्रैकेट को बंद। एंटर जैसे ही करोगे तो आपका टोटल निकल कर आ जाएगा। तो ये तो हुआ सम का। आप रो में भी निकाल सकते, कॉलम में निकाल सकते, ऊपर की तरफ जहां भी आपको निकालना आप इसी प्रकार यूज करोगे। किस प्रकार, इक्वल सम, बीच में फर्स्ट सेल एड्रेस, बीच में उस दोनों सेल एड्रेस के बीच में क्या लगेगा, रेशो यानी कि जो कॉलन का निशान होता है वो लगाया जाएगा, और लास्ट सेल एड्रेस, और उसके बाद ब्रैकेट को एंड करके मतलब उसको क्लोज करके और एंटर करेंगे। तो ये हमारा आ गया टोटल। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन हमारा होता है एवीएस। एवीएस जो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब जो होता है रिटर्न करता है एब्सोल्यूट वैल्यू को। कौन सी, जो कि पॉजिटिव नंबर हो सकता है विदाउट साइन के। तो जैसे कि हम देखें यहाँ पे हमारे सामने माइनस के साथ क्या दिया हुआ है, एक नंबर दिया है 16। तो इसका जो सिंटेक्स होगा एबीएस लिखेंगे हम, और अंदर एक सेल का एड्रेस देंगे जिसमें हमको जिस सेल की वैल्यू हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात, इक्वल लगाइए और साथ में एबीएस लगाना है और ब्रैकेट स्टार्ट करना है। सेल नंबर जो बोला है, नंबर क्या देंगे हम, सेल का एड्रेस। तो सेल का एड्रेस कहाँ देखेंगे, सी, यहाँ पे 6। तो C6 में ये नंबर हमारा दिया है, ऐसे हमने टाइप कर लिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया और एंटर करें। ये देखिए 16। अब ऐसा नहीं है कि अगर माइनस है तो प्लस में ला दिया उन्होंने विदाउट साइन के, और प्लस है तो भी प्लस में ही लेके आएगा, मतलब साइन नहीं लगेगा। एक प्रकार से एब्सोल्यूट वैल्यू को ये निकाल कर देगा। तो ये आपने समझ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं इवन। तो इवन नंबर का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब सम संख्या होता है, और ऑड का मतलब विषम संख्या। तो इवन जैसे हम देखें तो यहाँ 45 अभी ऑड नंबर लिखा, तो इवन नंबर लाएगा, मतलब जो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है उसको लेकर आएगा। जैसे हम देखें यहाँ पे इवन हमने लिखे, और इवन लिखने के बाद हमने ब्रैकेट को स्टार्ट किए और उस सेल का एड्रेस दिए। सेल का एड्रेस आपको पता है D6 है, ये D6 से आप निकाल सकते हैं कॉलम और रो जहां क्रॉस कर रहे हैं उसका नंबर। अब जिस सेल पे आप एड्रेस मतलब जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वहां का एड्रेस नहीं लिखना है, अब उस जिस सेल के लिए आपने लगाया है उसका एड्रेस लिखना। तो यहाँ D और 6, जैसे हमने D और 6 ये दे दिए और ब्रैकेट को बंद कर दिए। देखिए 46 आ गया, मतलब ये क्या हो गया है, 46 ने ला दिया क्या, जो इवन नंबर था। उसी के विपरीत हम देखें तो यहाँ ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर क्या होता है, जैसे हम देखें ऑड नंबर जो होता है नियरेस्ट ऑड नंबर को लेकर आता है। इक्वल लगाए और यहाँ ऑड और ब्रैकेट स्टार्ट करें, यहाँ तो नंबर जो होता है हमारा देखिए E6 यहाँ दिया है और ब्रैकेट को बंद करें। देखिए 47 हमारा ऑड नंबर आ गया। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। अब हम बात करते हैं इंट की। इंट का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर वैल्यू जो होती है बिना दशमलव के आती है। तो ये जो 12.6 लिखा है इसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, ये डबल में लिखा है, यानी कि जो फ्लोटिंग पॉइंट होता है, डेसिमल होता है, उसमें लिखा है। परंतु हमको फिक्स्ड वैल्यू यानी कि इंटीजर में लेकर आना है, तो हम इंट लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और जहां पे वैल्यू लिखी यानी कि कहाँ लिखी है, F6 में लिखी है, तो आप F6 यहाँ एड्रेस लिखोगे और ब्रैकेट को बंद करोगे। ये देखिए आपका 12 आ गया है, तो यहाँ इंटीजर वैल्यू को लेकर आ जाता है। उसके बाद अगर बात करें हम एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम यानी कि जो लघुत्तम समावर्तक होता है, जिसे हम जैसे सभी संख्याओं में जिसका जैसे ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसमें ये सारी संख्याओं का भाग जा सके, उसको हम बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। जैसे हम नॉर्मल 5 यहाँ टाइप कर लेते हैं, 6 टाइप कर लेते हैं, 4 टाइप कर लेते हैं और 7 टाइप कर लेते हैं। ये सभी संख्याओं का भाग कहाँ जाएगा ये हम देखना चाहते हैं। जैसे 7 हटा दीजिए, तो हम यहाँ निकालना चाहेंगे, कैसे निकालेंगे, सबका भाग देकर देखेंगे सब में, मतलब जो एक वैल्यू उठाएंगे और सबका भाग देखेंगे। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, इक्वल लगाएंगे और एलसीएम जैसे ही लगाया आपने, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यहाँ में जो है अनेक संख्याओं का है यहाँ दे सकते हैं हम। तो हम देते हैं जैसे 1, 2, 3, कौन कौन सी सेल में वैल्यू लिखी है, G6, G7 और G8। तो हम दे देंगे यहाँ पे एक साथ इनको सेलेक्ट कर सकते हैं हम, जैसे इस प्रकार हम सेलेक्ट कर ले और ब्रैकेट को बंद कर दें, एंटर करें। तो 60 ऐसी वैल्यू है जिसमें तीनों चीज़ों का भाग जा सकता है, तो इसे हम बोलते हैं एलसीएम। उसके बाद अगर हम देखें मोड, तो मोड क्या होता है, मोड यानी कि जो डिवाइजर जो होता है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल निकालने का काम करता है। जैसे हम अगर 25 में 4 का भाग देते हैं तो कितना आएगा, 24 तक तो जाएगा, परंतु रिमाइंडर में 1 बच जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 26 लेते हैं तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2। तो उसी को निकालने के लिए यहाँ हम क्या देते हैं, मोड फंक्शन। मोड बिना ई वाला है, MOD। तो यहाँ मोड लगाएंगे और नंबर यानी कि जिसमें भाग देना है ये वाला, और जिससे भाग देना है वो कॉमा लगाकर ये डिवाइजर। ओनली 2 संख्या होती है, तो हम यहाँ इक्वल लगाएंगे। इक्वल जैसे ही लगाए तो यहाँ है मोड MOD ब्रैकेट स्टार्ट, पहली सेल एड्रेस मतलब जिसमें जो नंबर है, नंबर वाला सेल एड्रेस कौन सा है, H6,
तो हम यहाँ देंगे H6 और कॉमा लगा क्या देंगे सेकंड यानी कि 4 जो H7 है तो H7 हमने दे दिए, ये देखिए, और ब्रैकेट को बंद। एंटर जैसे ही करे तो 2 आ गया। 2 क्यों आया? क्योंकि 24 तक इसका भाग चला गया और 2 इसका रिमाइंडर बच गया। अगर मैं यहाँ बात करूँ 28 दे देता हूँ तो 28 दे देता हूँ तो 0 यहाँ रिमाइंडर आया क्योंकि पूरा भाग चला गया। तो इसीलिए यहाँ पे रिमाइंडर दिखाने के लिए हम मोड फंक्शन का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा हम देखें तो आपके पास में प्रोडक्ट नजर आ रहा है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जितनी भी सेल एड्रेस इसके अंदर लेंगे उन सबका गुणा करके दे देगा, यानी कि नंबर 1 नंबर 2 जितनी भी सेल एड्रेस है उनका गुणा करके हमारे सामने दे देगा। इक्वल लगाया हमने और यहाँ पे प्रोडक्ट लिखे, और प्रोडक्ट लिखने के बाद हम सारी सेल एड्रेस इस प्रकार से फिर से सेलेक्ट कर लीजिए। या तो आप पहली सेल एड्रेस और कॉलन लास्ट सेल एड्रेस लिख सकते हैं और यहाँ पे एंटर करिए। तो देखिए 25 का 5 में गुणा करा तो 125 आया और फिर गुणा करे तो 625। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ 2 कर देता हूँ, यानी कि 25 का गुणा 5 में करे 125 और दोनों का फिर गुणा करे 2 में तो 250 आ गया है। तो इस प्रकार से जितनी भी सेल एड्रेस लेंगे उसके अंदर सबका गुणा करके यहाँ देगा कौन? प्रोडक्ट। उसके बाद रोमन जो होता है जो भी नंबर लिखा है उसे रोमन में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ 2 लिखा है तो 2 हमारा कैसे हो जाएगा? रोमन यानी कि जो रोमन लिपि होती है उसमें। अब सेल एड्रेस देंगे ये वाला, उसके बाद हम ब्रैकेट को ऑफ करेंगे। ये देखिए आप सेकंड डबल आई आ गया है, मतलब रोमन में। अगर हम 3 टाइप करें तो हाँ 3 आ जाएगा, हम 5 टाइप करें तो 5 आ जाएगा, अगर हम 15 टाइप करें तो हम यहाँ पे XB यानी कि रोमन में आ सकता है। उसी प्रकार हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसका जो मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत जो नेक्स्ट फंक्शन है SQRT। तो SQRT मतलब स्क्वायर रूट होता है, जो कि वर्गमूल जिसे हम बोलते हैं, वर्गमूल निकालने का काम करता है। जैसे हम देखें यहाँ 81 लिखा है तो 81 का हम वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो SQRT हमने लिखे और ब्रैकेट स्टार्ट करें। सेल एड्रेस देना कौन सा? जहाँ पे 81 लिखा K6, तो यहाँ पे हमने दे दिए K6 और ब्रैकेट को ऑफ। यहाँ पे एंटर जैसे करें तो 9 आ गया है। अब जिसका वर्गमूल निकलेगा उसी का निकलेगा, जैसे 64 का निकल सकता है, 49 का निकल सकता है, उसके बाद 36 का निकल सकता है, उसके बाद हमारा 25 का निकल सकता है, 16 का निकल सकता है और 9 का निकल सकता है, 4 का भी निकल सकता है। तो इस प्रकार हम वर्गमूल निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? SQRT, यानी कि नंबर के अंतर्गत हम सेल एड्रेस देंगे जिसका निकालना है। उसके बाद पावर का मतलब क्या होता है? यहाँ हम देखें पावर, तो पावर में जो होता है जो पहला नंबर होता है वो जिसमें वर्ग देना है, और जो पावर होता है जैसे हम देते हैं ना स्क्वायर लगाते हैं किसी संख्या के ऊपर तो कितनी, जैसे हम घात बोल सकते हैं। तो यहाँ उसकी पावर देने के लिए हम पावर जैसे उतने बार जो है गुणा हो जाएगा उसका। हम ब्रैकेट स्टार्ट करें, पहला जो है नंबर देना है और कॉमा लगा कौन सा देना है? जितनी पावर उसके ऊपर लगाना है। जैसे हमने यहाँ देखिए 5 की पावर 2 है तो 2 बार गुणा हुआ 5 का, और अगर हम 3 कर देते तो 3 बार यानी कि 125, 4 कर देते तो 625 और 5 कर देते हैं तो 125 मतलब 3125 हो जाएगा। तो जितनी हम पावर देंगे उतने बार उसका गुणा हो जाएगा। ये इस प्रकार से हम इसको पावर को देख चुके हैं। तो हमने कौन कौन से फंक्शन देखे एक बार देख लेते हैं। हमने सम देखे हैं, ABS देखे हैं, इवन देखे हैं, ऑड देखे हैं, इंट देखे हैं, LCM देखे हैं, मोड, प्रोडक्ट, रोमन, SQRT और पावर। ये सारे जो फंक्शन है आपके किस कैटेगरी में आते हैं? मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। इस प्रकार से भी आपको याद रखना है। अब हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी चलेगी कौन सी चलेगी? स्टैटिस्टिकल, यानी कि सांख्यिकी से रिलेटेड कुछ फंक्शन है उनको हम देखेंगे। तो पहला जो हमारा फंक्शन है एवरेज है। एवरेज जो फंक्शन होता है एक प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे आप मार्कशीट में देखे होंगे आपको टोटल नंबर मिलते हैं, तो आप क्या करते हो? टोटल निकाल कर उनका एवरेज निकालते, मतलब उनका परसेंटेज निकालते हो डिवाइड करके सब्जेक्ट की संख्या से। तो यहाँ डायरेक्टली हमको एवरेज यहाँ पे बिना सब्जेक्ट की संख्या के यहाँ क्या कर सकता है? एवरेज निकाल कर देगा। तो हम जैसे इसको निकालना है तो इक्वल लगाएंगे और एवरेज लिखेंगे, स्पेलिंग सही लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, कंप्लीट। जैसे हम सम में वैल्यू देते थे उसी प्रकार हम पहली वैल्यू देंगे, यानी कि M6 हमने दे दिए, और लास्ट की वैल्यू देना है, मतलब लास्ट कौन सी? M10। तो M10 हमने जैसे ही यहाँ एंटर करे और ब्रैकेट बंद करे तो एंटर करने के बाद आप देखिए 60.6 यहाँ पे इनका एवरेज निकल कर आ गया। एवरेज का मतलब क्या होता है? कोई संख्या बड़ी है कोई संख्या छोटी है तो सभी को बराबर कर देगा और औसत निकाल कर यहाँ देगा, उसे हम बोलते हैं एवरेज। नंबर 1 नंबर 2 में अंदर जितने भी नंबर आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिया इक्वल एवरेज के बाद में सेल एड्रेस, तो यहाँ सेल एड्रेस 10 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, और उसके बाद एंटर करना है। ये निकल कर आ गया आपका एवरेज। फिर नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा देखते हैं हम कौन सा है? काउंट। तो काउंट में आप देख सकते हैं
काउंट जो फंक्शन होता है, जैसे कि एवरेज में हमने क्या करे, औसत निकाले हैं, सम में हमने जोड़ निकाले थे, यहाँ जो काउंट होता है वो गिनने का काम करता है। तो उसके अंदर भी हम सेम वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे, पहली वैल्यू का एड्रेस मतलब पहली सेल का एड्रेस, और रेगुलर अगर है तो लास्ट सेल का एड्रेस, और उसके बाद हम एंटर करेंगे। तो हम लगा लेते हैं, इक्वल करेंगे, काउंट लिखेंगे, जो हमारे फंक्शन का नाम है वो हम लिखे काउंट, और काउंट के बाद हमने ब्रैकेट को स्टार्ट करें और कंप्लीट सेल का एड्रेस यानी कि N6, ये देखिए पहली वैल्यू हमारी कहाँ पे है, N6 में है। जैसे हम यहाँ से गए, यहाँ से ये देखिए N6 आपको नजर आ रहा है, और लास्ट वैल्यू N10 में है। तो N10 हमने दिए और ब्रैकेट को बंद करे, एंटर जैसे ही करे तो आपने टोटल मिलाकर 5 वैल्यू यहाँ टाइप किए। गिनकर भी देख लीजिए आप छोटी वैल्यू है तो गिनकर देख सकते हैं, परंतु आप बहुत लॉन्ग वैल्यू पर काम कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, गिनने के लिए आप काउंट जो फंक्शन है उसका प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे सामने कौन सा है, मैक्स। मैक्स यानी कि सबसे बड़ा। अब मैक्स फंक्शन भी जो है सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है, जो कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज होती है, मतलब जितनी भी आपने रेंज टाइप करे है उनमें से सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी उसको निकाल कर ये वापस करेगा। उसका जो फंक्शन मतलब जो सिंटैक्स होता है वो आपको यहाँ नजर आ रहा है, नंबर 1, कॉमन नंबर 2 और एंड तक, मतलब बहुत सारे आप नंबर यहाँ ले सकते हैं। तो आप लगाइए इक्वल MAX यानी कि मैक्स, और मैक्स का फुल फॉर्म मैक्सिमम होता है। नंबर 1 आपने ऐसे इस प्रकार से आपने सेलेक्ट किए, या फिर सेल एड्रेस मैंने बता दिया हूँ, दोनों ही प्रकार से आप कर सकते हो और एंटर करोगे। ये देखिए सबसे बड़ी वैल्यू है 82 है, अगर धोखे से हम यहाँ 92 कर देते तो आपको 92 सामने नजर आएगा। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी वैल्यू सीरीज में से जो भी रहेगी वो यहाँ पे नजर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन हमारे सामने मिन है, मिन यानी कि जो सेट ऑफ वैल्यूज होती है, कंप्लीट सेल रेंज होती है, उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी कि सबसे छोटी संख्या को ये रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ देखिए हम लगाते हैं यहाँ पे इक्वल, इक्वल लगा और MIN करे, ब्रैकेट को स्टार्ट जैसे ही करें हम यहाँ तो कंप्लीट हमको क्या दे रहा है वो नंबर 1 से लेकर नंबर एंड तक। तो आप फिर से वही सिस्टम कर सकते हो, या तो सेलेक्ट कर लीजिए या फिर लिख दीजिए। तो दोनों ही चीज़ मैंने बता दी हूँ। सबसे छोटी वैल्यू 42 है, मान लीजिए 42 के बदले में हमने 31 कर दी तो यहाँ 31 आ जाएगा। अगला जो फंक्शन है हमारा मोड है, और मोड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भी सेट ऑफ वैल्यूज होती है, यहाँ देखिए सेल की रेंज आपको दिख रही है, सेल की रेंज दिख रही है, उसमें से जितनी भी वैल्यू लिखी है उसमें सबसे ज़्यादा रिपीट जो वैल्यू हुई है उसका क्या देगा, ये रिटर्न करके देगा। जैसे हम देखें तो नंबर 1 से लेकर नंबर एंड तक यानी कि पहले नंबर से लास्ट नंबर तक क्या करेगा, ये वैल्यू को लिखेगा जैसे हमने यहाँ लिख दी है। और लिखने के बाद अगर हम एंटर करते हैं, जैसे MODE है यानी कि मोड, और इक्वल साइन लगेगा और एंटर करेंगे। एंटर जैसे ही करोगे तो 82 आपका सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ यहाँ पे, उसको ये दिखाएगा। अगर हम 82 की जगह कर देते हैं, जैसे हम 22 कर देते हैं, तो आप 20 है तो 20 सबसे ज़्यादा रिपीट होकर नहीं मिला है। उसके बाद हमारा जो होता है रैंक, तो रैंक क्या काम करता है, रैंक जो होता है जो जैसे मान लीजिए जो टोटल वैल्यू लिखी है, टोटल वैल्यू में से ये रैंक निकाल के देता है, मतलब जो स्थिति होती है किस जैसे ये वैल्यू की दिखाना है, कितने नंबर पर ये वैल्यू है, पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, ये सारी चीज़ें यहाँ निकाल कर दिखाएगा। तो रैंक में देख लेते हैं हम, रैंक लगाए हमने, और रैंक लगाने के बाद क्या करना है, हमको ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और क्या देना है, नंबर। तो जो नंबर आपको दिखाना, जैसे हमको 82 की रैंक दिखाना है, कॉमा लगा के रेफरेंस देना, रेफरेंस सभी का दे सकते हैं आप, ये कंप्लीट, और ब्रैकेट को ऑफ। आप देखिए फर्स्ट नंबर पर 82 है, अगर धोखे से मैं यहाँ 92 कर देता हूँ तो वो सेकंड नंबर पर चला जाता है। उसके बाद अगर मैं जैसे यहाँ पे चलिए यहाँ पे मैं 85 कर देता हूँ तो अब वो थर्ड नंबर पर चला जाएगा। तो इस प्रकार के हम रैंक को निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने कौन कौन से फंक्शन यहाँ देखे हैं किसके अंतर्गत। जो नेक्स्ट फंक्शन होता है हमारा स्टैटिस्टिकल, उस कैटेगरी में हमने देखे एवरेज देखे, काउंट देखे, मैक्स देखे, मिन देखे, मोड देखे और रैंक देखे। तो इस प्रकार से हम इन फंक्शन को इसमें कवर किए हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को देखकर इसको या पॉज करके आप इसको करके देख सकते हैं प्रैक्टिकल, ताकि आपसे बन जाए। तो लॉजिकल फंक्शन आपके कौन कौन से होते हैं ये हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला देखें तो इफ होता है, दूसरा एंड होता है, तीसरा और होता है और नॉट होता है। ये चार मुख्य फंक्शन है जो लॉजिकल फंक्शन के रूप में यहाँ प्रयोग में आते हैं एक्सेल के अंतर्गत। तो चारों का हम प्रयोग देखेंगे। तो इफ की बात करें अगर पहले, तो इफ का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर जो कंडीशन होती है, कंडीशन कंपेयर करने के लिए या फिर जो भी हम वहाँ पे कंडीशन लगाते हैं उसके अनुसार वर्क करना है किसी सेल के, तो इसके अंतर्गत हम लगाते हैं इफ़। तो आप यहाँ इसका सिंटेक्स नज़र आ रहा है, सिंटेक्स देख सकते हैं। जैसे इफ़ लगता है, इफ़ के बाद यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट होता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब यहाँ कंडीशन लगती है, और कंडीशन अगर सही है तो उसका ट्रू आंसर यहाँ प्रदर्शित होता है, और अगर गलत है तो फॉल्स आंसर यहाँ प्रदर्शित होता है। तो सभी के बीच में देखिए आप कॉमा लगा हुआ है, यहाँ भी कॉमा लगा, यहाँ भी कॉमा लगा। तो हम प्रयोग करके देख लेते हैं।
तो मान लीजिए इस सेल में हमको ज्ञात करना है कि 33 से बड़ा है या 33 के बराबर है या छोटा है। तो तीनों चीज़ों यहाँ पे ज्ञात की जा सकती है, इक्वल लगाए और इफ लगाए। ब्रैकेट जैसे ही स्टार्ट करे आपने लॉजिकल टेस्ट देना, आपको किस सेल में कंडीशन लगा रहा है, यहाँ देखिए S6, तो S6 हमने दे दिए और यहाँ कंपैरिजन दिखाता है कि भाई ग्रेटर देन लगाना, लेस देन लगाना, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे लॉजिकल जो होते हैं आपके ऑपरेटर्स होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। इक्वल है मतलब ग्रेटर देन बोलते हैं इसे, तो बड़ा है या बराबर है किसके, 33 के। तो अगर ये कंडीशन सही होती है तो कॉमा लगा हम देंगे ट्रू आंसर, और ट्रू आंसर हमेशा देते हैं डबल कोट के अंदर। उसके बाद हम ट्रू आंसर यहाँ दे दिए क्या, जैसे मान लीजिए हमने पास दे दिए, अगर कोई बंदा 33 लाता है और 33 से बड़ा भी लाता है तो वो पास हो जाता है। अगर वो 33 नहीं लाता है, उसके नीचे है, तो कॉमा लगा हम देंगे यहाँ फॉल्स आंसर, तो यहाँ क्या दे देंगे, यहाँ फेल। तो आप देख सकते हैं अगर हमारी इच्छा अनुसार हमको प्रिंट कराना था हम डबल कोट में लिखेंगे, अगर खुद ब खुद वहाँ उसके अनुसार लेना है, कैलकुलेशन करना है, तो आप डबल कोट में नहीं लिखेंगे। तो वो हम आगे देखेंगे इफ़ के जो एडवांस प्रयोग है सीट बनाने के तौर पर। तो यहाँ हम ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ 33 से बड़ा है या बराबर है तो ठीक है भाई, पास हो जाएगा। अगर हम कम कर देते हैं तो ये फेल माना जाएगा। तो फिर से समझ लीजिए, ये होता है लॉजिकल टेस्ट जो आप देना चाहते हैं भाई, किस सेल में लगाना चाहते हैं, बड़ा है छोटा है, यहाँ डिफाइन कर सकते हैं ऑपरेटर के माध्यम से, और जो वैल्यू आप निर्धारित करना चाहते हैं वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ट्रू आंसर आप डबल कोट में लिखेंगे, कॉमा लगा के फॉल्स आंसर डबल कोट में लिखेंगे। इस प्रकार से हम एंटर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो लॉजिकल फंक्शन होता है वो हमारा होता है एंड होता है। तो एंड के अंतर्गत आप देख सकते हैं एंड और होते हैं दो प्रकार से। तो एंड का हिंदी मीनिंग होता है और का हिंदी मीनिंग होता है अथवा। एंड मतलब होता है भाई एक से अधिक कंडीशन होगी और सभी एक साथ सही भी होगी, तो यहाँ ट्रू आंसर आएगा, नहीं तो फॉल्स आंसर आएगा, गलत होगा कंडीशन। और में क्या होता है अथवा, यानी कि 2-3 में से अथवा अगर बोल दिया जाए तो 2-3 में से एक भी अगर सही है तो यह ट्रू आंसर देगा, परंतु एक भी कंडीशन सही नहीं तो ये गलत आंसर देगा। तो सबसे पहले हम एंड लगा कर देख लेते हैं। तो एंड जैसे ही लगाओगे आप AND ब्रैकेट स्टार्ट करोगे तो पहले सेल का एड्रेस लॉजिकल फंक्शन के तौर पर, तो लॉजिक एक से अधिक लॉजिक लगा सकते हैं आप, कॉमा लगा एक से अधिक लॉजिकल वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं। जैसे पहली वैल्यू जो है T6 है, तो T6 हमने दे दिए बड़ा है या बराबर किसके, 33 के, कॉमा लगा हम देंगे। दूसरी लॉजिकल वैल्यू कौन सी है, T7 बड़ा है या बराबर है किसके, 33 के। फिर तीसरी वैल्यू हम देंगे T8 बड़ा है या बराबर, बड़ा मतलब ग्रेटर देन, बराबर मतलब इक्वल टू, और जो वैल्यू हम निर्धारित करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर 33, ब्रैकेट एंड करेंगे और एंटर करेंगे। आप देखिए अभी ट्रू है, क्यों, क्योंकि सभी वैल्यू 33 के ऊपर है या बराबर है। अगर हम एक को कम कर देते हैं तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा। तो सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं, 3 कंडीशन अगर दी गई है, तीनों सही है तो ट्रू आंसर, और नहीं तो फॉल्स आंसर। तो समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं हम और जो फंक्शन होता है क्या करता है, मल्टीपल वैल्यू में से किसी एक को अगर सही कर दिया जाए तो ये ट्रू आंसर देगा, और एक भी सही नहीं है तो गलत आंसर देगा। यहाँ तीनों भी सही है तो भाई तीनों में भी ट्रू आंसर दे सकता है वो। इक्वल लगाएंगे हम और लगाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करें, पहली लॉजिकल वैल्यू अब दे सकते हैं कैसी, U6, तो U6 हमने दे दिए, देखिए सेलेक्ट कर लिया, बड़ा है या बराबर किसके, 33 के, कॉमा लगा के U7 हमने दे दिए, बड़ा है या बराबर किसके, 33 के। फिर कॉमा लगा के U8 दे दिए, बड़ा है या बराबर 33 के। तो इस प्रकार से अगर लगाए हमने और एंटर करें, आप देखिए ट्रू आंसर दे रहा है, क्यों, क्योंकि एक से अधिक मतलब यहाँ पे 32 जो है एक बस गलत है, इसको भी हम गलत कर देते हैं तो देखिए फिर भी ट्रू आ रहा है, परंतु हम इसको भी गलत कर देते हैं तो फॉल्स आएगा। अब आप देख सकते हैं कोई एक कंडीशन अगर सही है तो ट्रू, और नहीं तो एक भी सही नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो सिंपल सी बात यहाँ आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं नॉट। तो नॉट का मतलब होता है जैसे जहाँ पर हमारी कंडीशन सही होगी वहाँ फॉल्स आएगा, और जहाँ पर हमारी कंडीशन गलत होगी वहाँ ट्रू आएगा। कैसे, पहले उसने नॉट लगा कर रख दिया और अंदर लॉजिकल कंडीशन में जो सही होगा उसको गलत दिखाएगा और गलत को सही दिखाएगा। तो हम लगाकर देख लेते, जैसे 3 है, यहाँ 3 लिखे और इक्वल लगाकर हमने नॉट लगाया, नॉट पहले ही बोल दिए, तो सिंपल सी बात है गलत का सही, सही का गलत होना है। तो यहाँ हमने देखे भाई V जो है V6 सेल का एड्रेस है, बड़ा है या बराबर है किसके, 3 के, और ब्रैकेट को बंद करना, बस इतना लगाना, ट्रू और फॉल्स कुछ नहीं लिखा है। एंटर करे आपने, फॉल्स क्यों ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे सही कंडीशन है और वो गलत दिखा रहा है। यहाँ हम अगर गलत कंडीशन कर देते हैं तो वो सही दिखाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, राइट को रॉन्ग, रॉन्ग को राइट दिखाता है, मतलब सही को गलत और गलत को सही दिखाएगा। तो इस प्रकार से जो लॉजिकल फंक्शन है वो हमने क्या क्या देखे, यहाँ पे देखिए आप, जो पहला था इफ़ देखे हैं, यहाँ देखिए इफ़, फिर एंड, फिर और नॉट।
चारों फंक्शन हमने यहाँ देखे हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो डेट एंड टाइम से रिलेटेड कौन कौन से फंक्शन होते हैं जो कि डेट एंड टाइम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के काम करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं जैसे टुडे है, डे है, मंथ है, ईयर है, डेट है, नाउ है। उसके बाद हम देख सकते हैं जो टाइम से रिलेटेड होते हैं, आवर है, मिनट है, सेकेंड है, और जो टाइम होता है कंप्लीट वो निकाल कर हम देखेंगे। तो सबसे पहला हम देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हम देखें डेट एंड टाइम का पहला जो फंक्शन है हमारा कौन सा है, देखिए पहला जो है टुडे है। तो टुडे क्या करता है, आज मतलब करंट डेट जो सिस्टम की डेट है, सिस्टम की डेट आप नीचे देख लीजिए 30/9/2018 दिख रहा है। तो करंट की जो डेट है मतलब आज की डेट, टुडे मतलब आज की डेट को निकाल कर यहाँ प्रोवाइड करेगा। तो हम अगर इक्वल लगाकर टुडे करते हैं यहाँ पे, इसका फंक्शन क्या है, अंदर देखिए आर्गुमेंट कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं लिखा मतलब आर्गुमेंट नहीं है। आर्गुमेंट का मतलब नीचे जो अंदर जैसे आप सीरियल नंबर देख पा रहे हैं ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है दोनों तरफ के, लेफ्ट और राइट, और एंटर करना है। एंटर जैसे ही करोगे सिस्टम की डेट आपके सामने नजर आ जाएगी। तो सिस्टम की डेट यानी कि करंट आज की जो डेट है उसको निकालने के लिए हमने क्या प्रयोग करे, टुडे। नेक्स्ट जो होता है डे, मतलब जो कंप्लीट डेट होती है उसमें से डे कौन सा है वो निकालने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, डे। तो डे के अंदर हमको कंप्लीट डेट का एड्रेस देना पड़ेगा। तो कंप्लीट डेट का एड्रेस कहाँ लिखा आपका, जैसे W6 के अंतर्गत हमने कंप्लीट डेट निकाले टुडे के अंतर्गत, तो इक्वल लगाएंगे और डे लिखेंगे। यहाँ लिखिए डे, जैसे लिखे ब्रैकेट स्टार्ट करना है और सीरियल नंबर कौन सा देना, हमने देखे जहाँ कंप्लीट डेट लिखी उसका सीरियल नंबर देना। तो W6 के अंतर्गत सीरियल नंबर लिखा है, मतलब जो कंप्लीट डेट लिखी है W6 से। ब्रैकेट को बंद करें और एंटर करें। आपको यहाँ नजर आ रहा है 30 जो है डे है। उसके बाद हम इसी प्रकार मंथ निकाल सकते हैं। तो मंथ निकालने के लिए क्या करना है, आपको इक्वल लगाना है, मतलब कंप्लीट डेट में से मंथ निकालना है। तो ब्रैकेट स्टार्ट करें और WT के अंतर्गत हमको पता है कंप्लीट डेट लिखी है तो हमने एंटर करें। ये देखिए 9 आ गया। और इसी प्रकार हम ईयर निकाल सकते हैं। ईयर निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ देखिए इक्वल लगाए हमने और उसके बाद ईयर लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट करें और W6 के अंतर्गत कंप्लीट डेट लिखिए, उसको हमने क्या कर दिया, एंटर। आप सिंपल सी बात है, आपका ईयर कहाँ टाइप है, Z6 में है, मंथ कहाँ टाइप है, Y6 में है, और X6 में आपका डे टाइप है। तो तीनों चीज़ें अलग अलग है, आप याद रख लीजिए। तो डेट में हमको वही चीज़ें निकालना पड़ता है, इक्वल डेट। तो डेट में आपको कंप्लीट देखिए ब्रैकेट जैसे स्टार्ट करेंगे तो पहले ईयर को सेलेक्ट करना, तो ईयर कहाँ पे है, Z6 में है। देखिए Z6 में आपका ईयर है। फिर Z6 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ नेक्स्ट जो है कहाँ है, यहाँ Y6 में है। तो Y6 आप मंथ लिख दीजिए। उसके बाद Y के बाद क्या है, X। तो X6 में आपकी डे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ X6 लिख सकते हैं। तो तीनों चीज़ें हमने कंटिन्यू लिख दिए, ईयर लिख दिए पहले, फिर मंथ वाला एड्रेस लिख दिए, फिर डे वाला। तो कंप्लीट लिखने के बाद अगर एंटर करेंगे तो आपकी फिर से डेट बनकर यहाँ आ गई है। अब हम देखते हैं टाइम से रिलेटेड कुछ फंक्शन। तो टाइम से रिलेटेड आप फंक्शन देख सकते हैं, जैसे नाउ है। तो नाउ का मतलब क्या होता है, अभी का। जैसे हम देखिए इक्वल लगाएं और अगर नाउ लिखते हैं तो नाउ मतलब अभी का जो है, यहाँ भी आर्गूमेंट नहीं है अंदर, मतलब कोई भी सेल एड्रेस नहीं देना है, कंप्लीट जो है सिस्टम की डेट और टाइम निकाल कर वो ला देगा। एंटर करें तो आपके सामने यहाँ पे डेट विथ टाइम के साथ नजर आ रहा है, मतलब अभी करंट में क्या टाइम हो रहा है और डेट कितनी है। तो ये सिस्टम की डेट निकाल कर दिखा दिया। और टुडे क्या करता था, डेट बस निकालता था, परंतु ये टाइम के साथ निकाल रहा है। तो ऊपर हमने टाइम टाइप करके रखे हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आवर के अंतर्गत इसमें जो टाइम है उसका कंप्लीट आवर निकाल कर देगा, मतलब कौन से घंटे का चल रहा है। इसके बाद मिनट निकाल कर देगा, उसके जस्ट साइड में हमने देखे सेकंड निकाल कर देखा। तो हम निकाल कर देख लेते फिर से, जैसे हमने डेट निकाले थे। तो इनको मैं हटा देता हूँ, यहाँ ये पहले से निकले रखे हैं, ये मैंने हटा दिया। चलिए अब मान लीजिए मैं आवर निकालता हूँ। तो आवर आपको पता है कंप्लीट जो आपका टाइम लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा है, AB6 के अंतर्गत आपका कंप्लीट टाइम लिखा हुआ है। उसके बाद हम उसमें से आवर निकालते हैं। तो आवर आपने निकाले, ब्रैकेट को स्टार्ट करें, सीरियल नंबर आप दे दो AB6 याद रखना है, जिसमें कंप्लीट आपका टाइम लिखा हुआ है। एंटर करें तो आवर निकल गया 19। उसके बाद आप मिनट निकालना चाहते हैं इसी में, तो आप लिखेंगे मिनट्स, ये मिनट लिखिए आपने और ब्रैकेट लगाए और AB6 आप एड्रेस लिख दीजिए फिर से और एंटर करें। ये देखिए मिनट निकल गए। उसी प्रकार आप सेकंड निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपने सेकंड निकाले, सेकंड लिखना है आपको बाकायदा और ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और AB6 लिखना है। AB6 यानी कि जिसमें कंप्लीट टाइम लिखा हुआ है, ये देखिए 16। तो ये जो है उसके बाद आप टाइम वाला भी यहाँ देख सकते हैं। तो टाइम वाला मैं दिखा देता हूँ, जैसे हमने डेट बनाए थे कंप्लीट। तो आप देखिए यहाँ पे आवर कहाँ लिखा हुआ है, AC6 में,
मिनट कहाँ लिखा हुआ है, AD6 में लिखा है। सीरियल नंबर आप देख लीजिए, सेल का एड्रेस ये देखिए यहाँ पे लिखा है AC6 में, AD6 में और AE6 में। तो तीनों चीज़ें आपको पता है, आप टाइम निकाल सकते हैं, पहले आवर निकाल सकते हैं, फिर मिनट निकाल सकते हैं, फिर सेकंड निकाल सकते हैं। तो आप सेल एड्रेस याद रख लीजिए, AC6 में क्या लिखा है, आवर लिखा है, AD6 में आपका क्या लिखा है, मिनट लिखा है, और AE6 में क्या लिखा है, सेकंड लिखा है। तो सबसे पहले आप क्या देना है, टाइम, और टाइम के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है तो आवर, तो मतलब AC6 ब्रैकेट नहीं लगाना, कॉमा लगाना है। मिनट कहाँ लिखा है, AD6 में, उसके बाद फिर कॉमा लगाना है AE6 है। तो ये आपके सेल एड्रेस हो गए कंप्लीट, और ब्रैकेट एंड करके आपको क्या करना है, एंटर करना है। ये आपका कंप्लीट टाइम फिर से बन गया है। तो इस प्रकार हमने क्या क्या देखे, यहाँ पे टाइम से रिलेटेड कुछ फंक्शन है जिसमें हमने देखे टुडे, टुडे मतलब आज की डेट, डे मतलब कंप्लीट डेट में से डे निकालेगा, कंप्लीट डेट में से मंथ निकालेगा मंथ, कंप्लीट डेट में से ईयर निकालेगा, और ये कंप्लीट डेट बनाएगा मल्टीपल, मतलब जो 3 वैल्यू होती है अलग अलग सेपरेट वैल्यू, उनको कंबाइन करके एक डेट बनाने का काम करता है डेट। ना मतलब अभी का टाइम के साथ डेट निकालेगा, जिसमें हमने देखे थे आवर निकालना देखे टाइम से, मिनट निकालना देखे, सेकंड निकालना देखे, और कंप्लीट टाइम बनाना देखे। तो इस प्रकार हमारे जो है डेट एंड टाइम से रिलेटेड फंक्शन भी एंड हो चुके हैं। आज की जो कैटेगरी चलने वाली है हमारी टैक्स से रिलेटेड चलने वाली है, और इसमें हम देखेंगे कौन कौन से फंक्शन। अब टैक्स से संबंधित जो भी वर्किंग होती है उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इन फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। पहला जो होता है लोअर होता है, फिर अपर होता है, फिर केयर होता है, कोड होता है, मिड होता है, लेफ्ट होता है, उसके बाद राइट होता है, कॉन्केटिनेट होता है, और लेन होता है। इन सभी फंक्शन को मिलाकर हमारा जो कैटेगरी है वो टैक्स से रिलेटेड फंक्शन कहलाते हैं। तो सबसे पहला जो होता है कौन सा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोअर फंक्शन। तो लोअर फंक्शन जो होता है, जैसे लोअर केस होते हैं, हमारे जो टेक्स्ट लिखा है जैसे अपर केस में लिखा है, ये लोअर केस में लिखा है, तो जो भी फंक्शन लिखा है मतलब जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको हम डायरेक्टली लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, लोअर फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए लोअर में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं इसको अपर केस में लिख देता हूँ। जैसे मैंने अपर केस में लिख दिया, ये कैपिटल में, कैपिटल में लिखे वाले को अपर केस बोलते हैं। इक्वल जैसे ही लगाएंगे हम और लोअर लिखेंगे यहाँ पे, और अंदर क्या देना है, ये टेक्स्ट जो लिखा है टेक्स्ट देना है। या तो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं डायरेक्टली, या सेल का एड्रेस दे सकते हैं जहां से आपको टेक्स्ट उठाना है। तो सेल का एड्रेस क्या है, AG6 है, तो यहाँ पे AG6 हमने दिए और ब्रैकेट को एंड किए। एंटर जैसे ही करें हमने तो जो सरकार लिखा है वो कैपिटल की जगह स्मॉल में आ गया, किससे, लोअर फंक्शन के माध्यम से। तो इस प्रकार आप यहाँ पे एक्सेल में प्रयोग कर सकते हैं इसका। उसके बाद हम देख सकते हैं अपर, तो उसका जस्ट विपरीत ये काम करता है, मतलब स्मॉल को कैपिटल में करने का काम करता है। तो कैपिटल तो हमने देख लिए हैं, हम स्मॉल में लिख देते हैं। ये हमने सरकार को स्मॉल में लिख दिए और यहाँ लगाया हमने अपर, और अपर जैसे लगाया तो ब्रैकेट में आपने क्या देना है, AH6, यानी कि जिस सेल पे आपकी जो टेक्स्ट है वो लिखा है उसका एड्रेस देना है और एंटर करना है। ये आप देखिए कैपिटल में आ गया है। तो आप देख सकते हैं किसी टेक्स्ट को लोअर में कन्वर्ट करना तो लोअर जो है फंक्शन लगाएंगे, और अपर में करना तो अपर फंक्शन लगाएंगे, अपर केस होता है उसमें करने के लिए। अब बात करते हैं क्या, केयर की। तो केयर जो होता है आपका, जैसे हर एक कंप्यूटर के अंतर्गत क्या होता है, कोई भी जो अल्फ़ाबेट होता है उसको नंबर के फॉर्मेट में इनपुट किया जाता है। तो जो कोड, उसका एक कोड होता है, उस कोड को यहाँ पे देखते हैं हम। जैसे जो कोड है, जैसे 65 है, 65 किस कैरेक्टर का कोड है वो दिखाने के लिए यहाँ पे केयर फंक्शन यानी कि CHAR का प्रयोग करते हैं, और किसी कैरेक्टर को कोड में बदलने के लिए हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं CODE यानी कि कोड। तो दोनों का प्रयोग हम देखते हैं। पहला हम देखते हैं क्या, इक्वल लगाए हमने, CHAR ब्रैकेट लगा है। अब यहाँ आप नंबर दे सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप जिस सेल में आपका नंबर लिखा है उसका एड्रेस दे सकते हैं। तो हमारा जो एड्रेस लिखा हुआ है AI कहाँ लिखा हुआ है, 6 में, तो AI6 आप दे सकते हैं ब्रैकेट में और एंटर कर सकते हैं। तो आप देखिए A का जो है, कैपिटल A का जो कोड नंबर है वो क्या है, 65 है। अगर हम यहाँ बदल देते हैं 68 कर देते हैं तो आप देखिए यहाँ D का बन जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे अगर B का हमको कोड जानना है तो हम लिखेंगे CODE इक्वल लगाकर ब्रैकेट स्टार्ट, और जिस सेल में आपका नंबर लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट को बदलता है कोड में, तो आप टेक्स्ट कहाँ इसके अंदर लिख सकते हैं या फिर एड्रेस दे सकते हैं। तो AJ6 है, तो AJ6 आप देखिए, और यहाँ पे ब्रैकेट को एंड करना और एंटर करना। तो आप देखिए 66 जो है B का कोड नंबर है। तो दोनों आपने देख ली, ये केयर निकालने यानी कैरेक्टर निकालने का काम करता है, और ये कोड निकालने का काम करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन है। तो लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर मैंने लिखा
तो मैं चाहता हूँ यहाँ कि जो कंप्यूटर है टोटल मिलाकर ये जो शब्द है इसमें से मेरे को 3 कैरेक्टर यहाँ बाहर निकल कर मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट से बात की जा रही है यहाँ पे, तो टेक्स्ट लिखेंगे, कॉमा लगाकर आप नंबर देंगे, कितने नंबर आपको निकालना, मतलब टेक्स्ट मतलब ये सेल का एड्रेस और नंबर मतलब आप अपनी इच्छा अनुसार नंबर दे सकते हैं। तो हम प्रयोग कर लेते हैं LEFT ब्रैकेट स्टार्ट, और किस सेल में लिखा आपका कंप्यूटर, AK6 में, AK6 में ब्रैकेट लगाए। आपको 3 कैरेक्टर चाहिए, 3 दे दिए, 4 चाहिए तो 4 दे दिए। ब्रैकेट को बंद करें और एंटर करें। आप देखिए COM यहाँ पे नजर आ गए हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जो है मिड यानी कि मान लीजिए ये जो टोटल मिलाकर कंप्यूटर यहाँ लिखा है, चलिए यहाँ कंप्यूटर फिर से लिख देते हैं और यहाँ मिड का प्रयोग करते हैं। तो मिड थोड़ा सा डिफरेंस है, मिड मतलब मिडिल के, तो यहाँ 3 चीजें हो जाती। टेक्स्ट का एड्रेस तो रहेगा ही रहेगा, जैसे AL6 आ गया, कॉमा लगा के हम क्या देंगे, जहां से स्टार्ट करना है, तो आपको क्या करना है, चौथे नंबर से स्टार्ट करना है। तो आप देखिए COM ले लिया आपने, अब आप चाहते हो PU यहाँ जाए, तो आप चौथे नंबर से यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। और कितने कैरेक्टर चाहिए, 2, मतलब PU चाहिए हमको, ये देखिए, और ब्रैकेट को बंद करना। आप देखिए PU यहाँ आ गया है। उसके बाद आप क्या दे सकते हैं, राइट के दे सकते हैं। तो राइट में हमको पता है, देखिए कंप्यूटर हमारा लिखा है और हम यहाँ पे TER चाहते हैं। तो राइट से चाहने के लिए यहाँ पे राइट से जो भी कैरेक्टर हमको प्रिंट कराना है, कितने कराना है, उसके लिए हम देंगे यहाँ पे राइट फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट करें और यहाँ पे टेक्स्ट का एड्रेस देना। तो AM6 हमारा टेक्स्ट का एड्रेस है, कॉमा लगा के हम राइट से दे देंगे 3 कैरेक्टर और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे COM लिखा है, फिर मिडिल में PU लिखा है और TER राइट में लिखा है। तीनों को हमको जोड़ना है, तो तीनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और कॉनकैटिनेट फंक्शन होता है। कॉनकैटिनेट फंक्शन जो होता है बहुत सारी स्क्रीन को एक साथ करने के लिए होता है। कॉनकैटिनेट या हमने यहाँ पे टाइप करें और ब्रैकेट लगाएं। अब आप देखिए, यहाँ देखिए COM कहाँ लिखा आपका, AK7 में लिखा है, तो आप AK7 यहाँ दे दीजिए, AK7 कॉमा लगा कर आप क्या देंगे, फिर नेक्स्ट जो सेल एड्रेस है PU कहाँ लिखा, देखिए AL7 में लिखा है, तो AL7 हमने दे दिए। उसके बाद कॉमा लगा कर आपको क्या देना है, देखिए TER कहाँ लिखा, AM7 में लिखा, AM7 में TER लिखा और ब्रैकेट को बंद करें और एंटर करें। आप देखिए हमारा कंप्यूटर फिर से जुड़कर मिल गया है। तो सिंपल सी बात, हमने क्या क्या देखे देख लीजिए। यहाँ पे लेफ्ट में कितने नंबर चाहिए हमको टोटल कैरेक्टर में से, मतलब टोटल जो वर्ड है उसमें से कितने कैरेक्टर प्रिंट कराना है लेफ्ट से, मिडिल से कितने कराना है, मिडिल में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, जिस सेल से निकालना उसका एड्रेस, कहाँ से स्टार्ट करना है उसमें मतलब हमको मिडिल से कहाँ से चाहिए, 4 नंबर से, वो कितने चाहिए ये देखना है। उसके बाद हमने देखे राइट से कितने निकालना है और तीनों चीज़ों को जोड़ना हमने देख ली है। अब लेन की बात करते हैं। तो आप देखिए जो कंप्यूटर है वो यहाँ लिखा हुआ है और कंप्यूटर में कितने कैरेक्टर लिखे हैं उसकी लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, LEN का प्रयोग करते हैं। तो LEN हमने टाइप करें और ब्रैकेट को स्टार्ट करें और टेक्स्ट देना है या टेक्स्ट का एड्रेस देना। तो AO6 हमारा क्या है, टेक्स्ट का एड्रेस है और ब्रैकेट को बंद करना है। और आप देखिए 8 कैरेक्टर यहाँ लिखा हुआ है। मान लीजिए मैं यहाँ S लगा देता हूँ तो यहाँ 9 कैरेक्टर हो जाएगा। तो इससे समझ में आ गया आपको कि आप जो है लेंथ निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे जो है टेक्स्ट से रिलेटेड जो फंक्शन थे, जैसे देख सकते हैं हम कौन कौन से हमने पढ़े, लोअर फंक्शन पढ़े, अपर फंक्शन, केयर फंक्शन, कोड फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन, मिड फंक्शन, राइट फंक्शन, कॉन्केटिनेट फंक्शन और लेन फंक्शन। ये टोटल मिलाकर हमारे जो है टेक्स्ट से रिलेटेड हमारे जो है सारे फंक्शन इसमें कवर हो चुके हैं। तो फाइनेंशियल से रिलेटेड कौन कौन से मतलब जो लेखांकन से संबंधित या वित्तीय जो टैली से संबंधित जो हमारे होते हैं, जैसे कॉमर्स है, जो अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ फंक्शन होते हैं उनको हम देखना चाहते हैं। तो पहला जो फंक्शन होता है DV होता है, फिर FV होता है यानी कि फ्यूचर वैल्यू, PV होता है यानी कि प्रेजेंट वैल्यू और PMT यानी कि पर मंथ जो अमाउंट होता है हमारा लोन का कितना आएगा, ये सारी चीज़ हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो पहला जो फंक्शन है हमारा कौन सा है, DV। तो DV फंक्शन मतलब क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने कोई कंप्यूटर खरीदा या कोई भी चीज़ आपने खरीदे 20,000 की और उसकी जो वर्तमान वैल्यू है कितनी है, वर्तमान बोल दीजिए, या फिर अभी आपने खरीदे तो 4 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000। तो 4 साल उसका लाइफ हो गया और जो कॉस्ट है उसकी 20,000 हो गई और सालवेज वैल्यू मतलब जो एंडिंग वैल्यू है उसकी कितनी होगी, 2,000। तो सिंपल सी बात है, किस प्रकार घटा होगा, हर जगह जो घटा है उसको बोलते हैं हरासमेंट यानी कि डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ही निकालने के लिए हम क्या करते हैं, DB लगाते हैं। तो ये तो पहले से निकला रखा, हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। अब यहाँ DB में जाएंगे और क्या करेंगे, आप यहाँ पे इक्वल साइन लगाएंगे। तो इक्वल साइन लगाकर आप क्या करना है, आपको DB और DB के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है कॉस्ट यानी कि अभी कॉस्ट कितनी है, 20,000। 20,000 वाला सेल का एड्रेस देखिए आप, AQ14
14, ये देखिए सेलेक्ट हो गया। कॉमा लगा कर आप क्या देंगे, साल्वेज वैल्यू यानी कि एंडिंग वैल्यू कितनी है 2000, तो AQ15 और ब्रैकेट लगा कर आप क्या देंगे, लाइफ यानी कि 4 साल उसकी लाइफ है, तो AQ16 ये हमने दे दिए। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, पीरियड यानी कि कौन से साल में, पहले साल में। पहले साल का एड्रेस क्या है, AP7, ये देखिए कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अगर मंथ भी है आपके पास में तो मंथ भी आप निकाल सकते हैं, हालांकि हमारे पास में 1 साल का हम देख रहे हैं तो 1 साल का एड्रेस हमने दे दिए। ये देखिए पहले साल में जो हरासमेंट है उसका 8,760 रुपये आया। दूसरे साल में अगर लाना था हम क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। तो ड्रैग करने पे आपको एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि ये वाले जो है ये वाला एड्रेस बदल जा रहा है। तो हम इस एड्रेस को लॉक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाकर अल्टर के मतलब फंक्शन के साथ, फंक्शन की के साथ, या फिर आप F4 दबा सकते हैं कीबोर्ड से F4 आप दबाएंगे। ये देखिए फंक्शन की लॉक हो जाएगा। लॉक होने का मतलब यहाँ डॉलर का निशान आ जाएगा। देखिए आप लॉक होने से ये वाला जो AQ है, AQ परमानेंट बना रहेगा। फिर AQ15 को भी हम परमानेंट रखना चाहते हैं तो यहाँ भी लॉक कर सकते हैं और इसको भी लॉक कर सकते हैं। अब जो हमारा एयर वाला है वो बदलते रहेगा तो उसको हम लॉक नहीं करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अगर आप कंट्रोल D या फिर ड्रैग करोगे तो आप देखिए सारे जो है आपके निकल कर आ गए हैं। और यहाँ आप क्या लगा सकते हैं, सम जैसे ही लगाएंगे आप तो देखिए सबका आप टोटल ऐसे निकाल सकते हैं। हमने सम के फॉर्मूले देख चुके हैं। और आप देखिए 2000 वैल्यू है तो 18,000 यहाँ आ गया, लगभग 18,000 आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 18,000 हरासमेंट यानी कि डेप्रिसिएशन आ गया और 2000 उसकी जो 4 साल बाद लाइफ के बाद जो वैल्यू थी वो निकल कर आ गई है। तो इस प्रकार हमने डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं DB फंक्शन के माध्यम से देख चुके हैं। अब हम देखते हैं FB है और एक PB है। तो पहले देख लेते हैं PB। तो PB यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू मान लीजिए आप एक कुछ चीज़ खरीदते हैं, जैसे 60,000 की कोई चीज़ खरीदे, बाइक खरीद लिए। तो बाइक खरीद लिए तो उसकी जो वैल्यू है 60,000 है, परंतु उसको हमको डिस्काउंट दिया है 8% का और हमको पर मंथ देना है 2500 रुपये। कब तक, 24 महीने तक। तो उसकी वर्तमान वैल्यू हमको निकालना, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, PV फंक्शन लगाएंगे। तो PV फंक्शन लगाना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, रेट यानी कि 8%। अब 8% पर मंथ है तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, ये ध्यान रखना है, क्योंकि पर मंथ दे रहा है। अगर पर मंथ नहीं देता, ईयरली देता तो हमको डिवाइड नहीं करना पड़ता। कॉमा लगा कर हम देंगे नेट पीरियड यानी कि 24 मंथ आपका देना, 24 मंथ को आप सेलेक्ट कर लीजिए। कॉमा लगा कर आपको क्या देना, PMT यानी कि जो PMT वैल्यू है इसको देना है, ये वाला। और उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट को बंद करना है। आपको जो लास्ट में जो ऑप्शन दिख रहा है FB और टाइप, ये सारी चीज़ आपकी जो होती है ऑप्शनल होती है, उनको नहीं देना है। एंटर जैसे ही करोगे आप तो आप देखिए माइनस के अनुसार आया है। अब माइनस क्यों आया है, क्योंकि जो हम वैल्यू पेड कर रहे हैं वो हमारे पास से जा रही है, तो हम माइनस लगाएंगे। तो माइनस लगा देंगे तो हमारी वैल्यू सही आ जाएगी। तो आपका 8% डिस्काउंट के अनुसार कितनी वैल्यू हो गई, 55,276 आ गई। अब हम उसी प्रकार देखते हैं फ्यूचर वैल्यू निकालना। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए हम यहाँ इक्वल लगाते हैं, तो FB फ्यूचर वैल्यू निकालना किसी चीज़ की, हम 3600 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, 120 मंथ तक हम देंगे। 11% जो है रेट उसका लगेगा इंटरेस्ट का, तो उसके अनुसार हम FB निकालें। तो ब्रैकेट स्टार्ट करें, रेट मतलब 11%, आपको पता है हम डिवाइड करेंगे 12 से, क्यों, क्योंकि ये पर मंथ निकाला जा रहा है। कॉमा लगा कर हम क्या देंगे, नेट पीरियड यानी कि 120 मंथ, और कॉमा लगा कर हम क्या देंगे, PMT यानी कि माइनस करके 3600, क्यों, क्योंकि हमारे पास से अमाउंट जा रहा है तो माइनस करेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कॉमा लगा के अभी जो वर्तमान की वैल्यू है वो 0 है, और फिर कॉमा लगा के हम देंगे बिगिनिंग कहाँ से हो रहा है, 1 से, तो ये 1 आप दे दिए और ब्रैकेट को बंद कर दिए। देखिए हमारी जो टोटल वैल्यू होगी फ्यूचर की 7,88,354 होगी। तो इस प्रकार हम फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो फंक्शन है हमारा कौन सा है, PMT है। तो PMT मतलब जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया 7 लाख का, और उसको देना आपको 12% के ब्याज पे 3 साल यानी कि 36 महीने में आपको टोटल पेड करना है। तो आप निकाल सकते हैं पर मंथ आपको कितना देना है। तो पर मंथ देने के लिए हम PMT फंक्शन लगाते हैं, PMT ब्रैकेट स्टार्ट करें और आपको रेट देना, रेट यानी कि 12%, डिवाइड करना 12 से, ये भूलना नहीं है। कॉमा लगाना है और नेट पीरियड यानी कि 36 मंथ, कॉमा लगा कर आपको क्या देना है, जो प्रेजेंट वैल्यू है यानी कि 7 लाख है, तो 7 लाख को आप माइनस में लिखेंगे क्योंकि धीरे धीरे वो घटेगा। तो ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं 23,250 आपका जो है मंथली इंस्टॉलमेंट जो है आ गया है। तो इस प्रकार आप चारों फंक्शन का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन से, DB यानी कि डेप्रिसिएशन निकालने के लिए पर ईयर कितना निकला है, उसके बाद आप फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, और PMT यानी कि पर मंथ आपको अमाउंट इंस्टॉलमेंट कितनी पेड करना है।
तो ये चारों जो थे फाइनेंशियल से रिलेटेड फंक्शन थे, इनको आप प्रयोग करके देख सकते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो हमारे जो है इस प्रकार हमारे सारी कैटेगरी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमने पढ़ लिए हैं, फाइनेंस जो स्टैटिस्टिकल से संबंधित पढ़ लिए हैं, लॉजिकल से संबंधित, डेटा एंड टाइम से संबंधित, टैक्स से संबंधित और फाइनेंशियल से रिलेटेड। तो सारे फंक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ एडवांस चीज़ें होती हैं जो हम सीट में प्रयोग करेंगे। तो सीट हम इसके बाद जस्ट एक एक सीट जो लेक्चर है उसके कंप्लीट करते जाएंगे। तो इन लेक्चर को आप इनको आप अच्छे से देख लीजिए ताकि वो जो सीट है वो आसानी से आपको समझ में आ सके। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें फॉलो करने के लिए आप वेबसाइट, फेसबुक सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ प्रैक्टिकल के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।